लगातार लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें इनसाइट स्टडी फोरम चैनल को और प्रेस करें बेल आइकन में ऑल को सभी नोटिफिकेशंस पाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का इनसाइट स्टडी फोरम परिवार में। आज से हम लोग इस वीडियो लेक्चर में तैयारी करने वाले हैं पीसीएस के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि आपका पीसीएस का 2020 का एग्जाम अक्टूबर में कुछ ही दिनों में होने वाला है। तो हम लोगों का प्रयास ये रहेगा कि आपको बहुत ही कम समय में ऐसा मटेरियल उपलब्ध कराया जाए जिसकी सहायता से आप ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा स्कोर कर सकें। तो इसी क्रम में आज हम लोग सीसैट के प्रश्न पत्र में, क्योंकि मैथमेटिक्स के बहुत सारे क्वेश्चन आपके पीसीएस में पूछे जाते हैं, लगभग 10 से 15 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। तो इन प्रश्नों को मैं कुछ इस तरीके से आपको समझाने वाला हूं कि प्रश्नों के साथ साथ आपको कॉन्सेप्ट बताता जाऊंगा, और ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस उठाए जा रहे हैं जो कि पिछले साल पूछे जा चुके हैं। हर बार लगभग इन्हीं कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन होते हैं, बस उनका डेटा चेंज होता है, चीजें बदली होती हैं। तो अगर आप ये वीडियो देखते हैं और इस तरीके के वीडियो 2-4 जो मैं आगे बनाऊंगा अगर आप वो देख लेंगे, तो मैं आशा करता हूं कि आपके मैथमेटिक्स में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सही हो जाएंगे और आपको कॉन्सेप्ट यहीं समझ में आ जाएगा। ठीक है, बस आप ध्यान से हमारे साथ जुड़े रहिए, और यदि वीडियोस आपको पसंद आए तो उसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करिए और लोगों में, अपने मित्रों में बताइए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपके सामने एक प्रश्न है। एक माता अपनी बेटी से 4 गुना बड़ी है और पिता अपनी बेटी से 5 गुना बड़ा है। माता एवं पिता के उम्र का योग 135 वर्ष है, तो बेटी की उम्र क्या है? ये यूपी पीसीएस 2019 में पूछा गया। देखिए, माता पिता के बच्चे की उम्र से संबंधित प्रश्न आता ही आता है, लगभग और भी सारे एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण होता है। ऐसा नहीं कि पीसीएस के लिए ही, चाहे वो एसएससी का एग्जाम हो या अदर कोई भी एग्जाम आपका लेखपाल का है या कोई भी अन्य एग्जाम आपका होने वाला है, तो इसको आप ध्यान से समझें और सीखें और पढ़ें। तो चलिए इसको हम लोग करते हैं। आपके सामने 4 विकल्प हैं। इसमें बोला गया है माता अपनी बेटी से 4 गुना बड़ी है, मतलब बेटी की उम्र के बारे में नहीं पता, और पिता 5 गुना बड़ा है बेटी से, तो मतलब बेटी की उम्र के बारे में नहीं पता। हम सपोज कर मान के चलते हैं कि बेटी की उम्र x वर्ष है। क्या है? ये बेटी की उम्र हमने मान ली। ठीक है, मैं इसको डॉटर लिख देता हूं डी, आप इसको ध्यान रखिएगा। ये डॉटर यानी बेटी की उम्र हमने ले ली। अब माता की उम्र अगर देखें, मदर एंड फादर, ठीक है, एम माता की उम्र, मदर, वो 4 गुना इनसे बड़ी। 4 गुना मतलब 4x हो जाएगा। पिता बेटी से 5 गुना बड़ा है, मतलब 5x हो जाएगा। ये x है, उसको 5 से गुणा कर देंगे, 5x हो जाएगा। तीनों लोगों की उम्र आपके सामने आ गई। अभी आपने लेट कर लिया यानी मान लिया। अब उसमें बताया गया इनका सबका, माता एवं पिता के उम्र का योग 135 वर्ष है। तो माता की उम्र आपके सामने है 4x, देखिए, और पिता की है 5x है। इनका योग 4x और 5x, इनका योग 135 वर्ष है। ये आपको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कहा गया है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ये हो गया 9x और ये 135। बहुत ही क्विकली आप इसको सॉल्व कर लीजिए। 135/9 हो जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड हो जाएगा। जब भी कोई नंबर मल्टीप्लाई होता है तो दूसरे तरफ डिवाइड में हो जाता है, बटे में हो जाता है, अपॉन में हो जाता है। अब देखिए, ये आप 9 से कट कर लीजिए, 9 1 जा 9 और यहाँ पर 4 बजा 45, 9 5 जा 45। तो 15 वर्ष x की वैल्यू देखिए। x क्या था? आपने x लेट किया था डॉटर यानी कि पुत्री की उम्र 15 वर्ष है, और यहां आपसे बेटी की उम्र पूछी गई थी, तो वो 15 वर्ष। आपका बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। यहां पर आपका बी आंसर हो गया। अगर इसमें पूछता आपसे, अब देखिए घुमा के क्या प्रश्न हो सकते हैं, कभी माता जी का पूछता तो 4 × x, यहां पर x की वैल्यू इंटू 15 रख देते, 15 चौके 60 हो जाता, माता 60 वर्ष की होती। इसी तरीके से पिता की पूछता तो यहां आप देख लेते। तो मैं आशा करता हूं आप सबको ये क्वेश्चंस बहुत अच्छे से समझ में आएंगे, और अभी मैं 1 बाय 1 हर तरह के जितने क्वेश्चन 2019 में मैथ्स के पूछे गए हैं वो बताते हुए और उनके कॉन्सेप्ट को भी समझा दूंगा, ताकि और भी कुछ अगर बदल के आपको प्रश्न मिले तो आप उसको कर सकें। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इसमें बोला गया है दो संख्याओं का HCF और LCM क्रमशः 12 और 144 है। दो संख्याओं का LCM यानी लासा, HCF यानी मासा आपको दिया हुआ है 12 और 144। यदि एक संख्या 36 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? तो इसका एक बहुत बेसिक सा रूल है, आप लोग बस के लिए एक छोटा सा फॉर्मूला ध्यान रखिए, बहुत सिंपल है। HCF इंटू LCM, HCF और LCM का प्रोडक्ट यानी गुणा, वो इक्वल होता है फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, यानी पहली संख्या आप यहां लिख दीजिए ऐसे, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, मतलब जो दोनों नंबर दिए हैं उनका प्रोडक्ट। ये आप फार्मूला याद रखिए, ठीक है। अब देखिए इसमें HCF और LCM दिया है। HCF की जगह 12, देखिए यहां पर बोला गया HCF और LCM क्या है 12 और 144,
तो ये HCF है क्योंकि पहले ये दिया था, फिर LCM आपका ये है, ठीक है। तो आप यहाँ पर वैल्यू रख दीजिए, HCF की जगह 12, LCM की जगह 144, उनमें से एक संख्या 36 है, तो पहली संख्या आप 36, तो दूसरी संख्या क्या होगी, दूसरी संख्या आप सेकंड नंबर आपको निकालना है। इसकी जगह आप चाहे सेकंड नंबर ही लिखिए या x मान लीजिए, इसको आप समझ लीजिए आपको x निकालना। अब देखिए मल्टीप्लाई में इसको इधर लाना पड़ेगा तभी x निकलेगा, ये इधर आएगा, इधर गुणे में है तो इधर अपॉन में हो जाएगा, यानी मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में हो जाएगा। तो 12 गुणे 144 अपॉन में 36 हो जाएगा 36। अब आप देखिए 12 को इससे काट दीजिए 3 टाइम और 3 से इसको काट दीजिए, 3 4 जा और 2 बचा 3 8 जा, कितना हो गया 48, है ना। देखिए 3 4 जा 12, 2 बचा 24, 3 8 जा 24, तो 48 आ गया। ये देखिए 48 सेकंड पार्ट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। यूपी पीसीएस 2019 में ये प्रश्न पूछा गया। अब कोई भी प्रश्न, अब देखिए यहां पर सीधे इस तरीके से दिया, कभी कभी आपको प्रश्न क्या देगा कि दोनों संख्याओं का प्रोडक्ट या गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल इकट्ठे दे देगा, कोई भी नंबर जैसे 235 या कुछ भी दे दिया और एक संख्या बता देगा, उनमें से कोई दोनों संख्याओं का आपको गुणनफल दे देगा और इनमें से कोई एक दे देगा, एलसीएम या एचसीएफ, और दूसरा पूछ लेगा। तो आप बस इसमें केवल आपको वैल्यू ही रखनी है, ठीक है। इसी कॉन्सेप्ट पर बस थोड़ा सा हेर फेर करके वो आपको प्रश्न बना सकते हैं और कुछ नहीं। तो इससे संबंधित यदि कोई प्रश्न बनता है तो आपको आराम से आप इसको डील कर पाएंगे और कोई इसमें एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट की जरूरत नहीं है अभी। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है जिसमें बोला गया है निम्नलिखित आंकड़े, आपको कुछ आंकड़े दिए गए हैं, ये नंबर्स यानी डेटा गिवन है और इसकी मध्यिका और बहुलक का अंतर बताना है, यानी आपको मध्यिका भी निकालनी पड़ेगी। मध्यिका का मतलब मीडियन और बहुलक का मतलब मोड, तो मीडियन और मोड का डिफरेंस बताना है आपको। अब मीडियन और मोड का डिफरेंस कैसे बताएंगे, तो मीडियन और मोड का डिफरेंस बताने के लिए आपको फाइंड करना पड़ेगा सबसे पहले। तो देखिए मोड तो बहुत सिंपल सी बात है, मोड यानी कि बहुलक, वो तो जो सबसे ज्यादा बार आया होता है उसी को बोल देते हैं। बहुलक इसमें सबसे ज्यादा बार क्या आया, देखिए 25, कहीं भी देखिए आप ध्यान दीजिए 25 केवल एक ही बार आया है। 33 और कहीं दिख रहा है 33, ये देखिए एक बार यहाँ एक बार यहाँ, 2 बार 33 आया है। और कोई 33 आया है नहीं। उसके बाद देखिए 72 आप देख रहे हैं केवल एक बार आया है, ठीक है। और इसके बाद 65 देखिए ये भी एक बार आया है। 29 भी आपको एक बार ही दिख रहा है। 60 देखिए आप चलेंगे तो वो भी 60 भी आपको एक ही बार दिख रहा है। 30 भी आप देख लीजिए एक ही बार आया है। 54 अगर आप देखते हैं तो 54 भी आपको एक ही बार दिख रहा है। 32 आप अगर देखेंगे तो 32 वो भी एक बार आया है। और फिर अगला है 53 देखिए, तो इसी तरीके से आपको देखते जाना है। और फिर आया 42 देखिए, 42 1 2 3 सबसे ज्यादा बार आपको 42 ही दिख रहा है। तो आपका मोड जो सबसे ज्यादा बार आया है वही आपका बहुलक हो जाता है, मोड यानी मोड मिल गया। केवल आपको देखने मात्र से जो संख्या सबसे ज्यादा बार आई है वही बहुलक होता है। अब इसके बाद मध्यिका निकालनी पड़ेगी आपको। मध्यिका के लिए थोड़ा काम करना पड़ेगा। मध्यिका में आपका फार्मूला होता है, देखिए मध्यिका दो तरह से होती है। अगर ये जो n यानी डेटा है, अगर ये ऑड है, क्या है ऑड यानी विषम है, तो अगर ये विषम है तो फॉर्मूला आपका मध्यिका का क्या होता है, n+1/2th टर्म, ठीक है। यानी n+1/2 वह नंबर, हिंदी में लिखेंगे तो टूआ बस पद लिख देंगे या पद या संख्या जो भी है, ये इसमें आपको वैल्यू रखनी होती। और अगर n क्या हो, इवन हो यानी कि सम हो, अगर सम संख्या यानी कि आंकड़ों की n क्या होता है, कितने आंकड़े हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, यानी n 20 और 20 क्या होता है, सम संख्या होती है। इसलिए अगर सम है तो आपका मध्यिका का फॉर्मूला लगेगा, मध्यिका बराबर यहां पर आएगा n/2वां पद प्लस n/2 प्लस 1 इसमें अलग होगा, देखिए यहाँ ऊपर एक साथ था, ये ध्यान रखेंगे। इसका मतलब क्या है, n/2 जो आएगा उसका ठीक अगला प्लस 1, मतलब अगर यहाँ 8 आता है तो यहाँ 9 आएगा, यहाँ 10 आता है तो यहाँ 11 आएगा, इस तरीके से होगा। और टोटल बाई टू तो होता ही है। अब चाहे आप टोटल बाई 2 बाद में लिखें या इसको आगे 1/2 कर दें, एक ही बात है। ये है भाई मध्यिका का फॉर्मूला जो सम संख्या के लिए।
अब मध्यिका करने से पहले आपको ये ध्यान रखना होता है कि जो आंकड़े होते हैं उनको या तो आरोही या फिर अवरोही यानी या तो असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट करना होता है, किसी एक ऑर्डर में। तो हम लोग उसको आरोही यानी कि बढ़ते क्रम में लिख लेते हैं, आरोही क्रम में नोट कर लेते हैं यानी असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, अब देखिए आरोही क्रम में लिखेंगे तो सबसे छोटी संख्या थी 25, पहले 25 लिखेंगे। 25 के बाद फिर इसमें 29 आया था, 29 लिखेंगे। 29 के बाद तुरंत 30 आया हुआ है, 30 लिखेंगे। 30 के बाद फिर 32, क्योंकि 31 कहीं आया नहीं है तो 32 लिखेंगे। 32 के बाद 33 भी आया है, 33 लिखेंगे। अब देखिए कोई संख्या अगर 2 बार रिपीट हो रही तो उसको आसपास में ही लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए 25 कहीं था नहीं, 29 एक ही था, 29 एक ही था। ठीक है, 30 भी आप देख रहे हैं, 30 भी कहीं और नहीं आया, ये 30 एक ही है। 29 हो गया, 25 हो गया, इतना हो गया। और 30 के बाद 31 आया नहीं, 32 आया। 32 आपका कितनी बार है, 32 यहाँ है और कहीं 32 और कहीं नहीं है। ठीक है, तो 32 भी एक ही बार है। 33 देखेंगे तो 33 का नंबर जब आया तो देखिए एक बार और कहीं 33, यस यहाँ पर 2 बार, तो 33 को ऐसे 2 बार लिख देंगे। ठीक है, 33 आपका हो गया। इसके बाद 33 के बाद अगला नंबर इससे बड़ा कौन सा आपके पास है, 33 के बाद और कोई नंबर है, 33 के बाद 33 के बाद का नंबर 33 के बाद का नंबर 42 ही है, उससे छोटा कोई नंबर इसके बीच का तो दिख नहीं रहा। 33 के बाद कोई और नंबर नहीं है, तो आप क्या करेंगे, 42 3 बार आपका आया था, आपने काउंट किया था 1 2 3। 42 के बाद कौन आएगा, 42 के बाद ठीक बड़ा नंबर कौन सा है, 42 के बाद 43 44 ऐसा कुछ है नहीं, 43 44 है नहीं, 45 है, तो 45 लिख देते हैं, 45 लिखेंगे। 45 के बाद 46 भी है, 46 लिखते हैं। ठीक है, 46 हो गया। और कहीं 45 तो था नहीं था, और कहीं 46 भी नहीं है, 47 और फिर 48, तो आगे आप लिखेंगे 47 48, ये नोट हो गया, 48 तक हो गया। अब आपका 47 हो गया, 48 हो गया। 48 के बाद 49 कहीं आया है, 49 कहीं नहीं है। 49 के बाद ये 51 और 50 तो कहीं आया नहीं 51, तो 51 लिखेंगे। 51 लिखने के बाद 52 भी है, 51 हो गया। इधर के सब नीचे के हो गए, 51 हो गया, 52 है, 53 भी है, 54 भी है, 51 52 53 54 ये भी लिख लिए, 51 52 53 54। ठीक है, 54 के बाद अब नंबर आपके पास बचते हैं, देखिए 60 और 65 72, तो आप लिखेंगे 60 65 72 60 65 72। थोड़ा सा इसी में आपको बस टाइम लगा, प्रैक्टिस से बहुत जल्दी हो जाएगा। तो ये आपका, जैसे ही आप इसको आपने एक ऑर्डर में लिखा, आरोही क्रम में लिखा, अब काउंट कर लीजिए 20 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ठीक हो गया आरोही क्रम में। अब केवल यहाँ मान रखना कितने पद थे, n आपके 20 संख्याएं थी, n आपका 20 हो गया। यहाँ 20 रखेंगे, 20/2, 20 को 2 से करेंगे तो 10 आएगा, यानी यहाँ 10वां पद आ गया। तो जाहिर सी बात है यहाँ भी 20/2 10 और 1 11, 11वां पद आएगा, 11वां पद लेना है और अपॉन 2 करना है। अब आप देखिए 10वां पद कौन सा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 ये 11 ये, यानी 45 + 46, ये 10वां है और ये 11वां है। देख रहे हैं, आपको नंबर मिल चुके हैं और आप बस वैल्यू रख के 2 से डिवाइड कर दीजिए। 45 45 90 होता है, 91/2, यानी इसको काटेंगे तो 45.5 आएगा, क्योंकि 45 दूना 90 होता है, एक और है 0.5 आ जाएगा, तो 45.5। ठीक है, 45.5 आया क्या आपका मध्यिका। अब मध्यिका आ गया और बहुलक कितना आया था 42, और बताना था दोनों का अंतर। तो अब आप अंतर करेंगे, जब अंतर निकालेंगे तो आपका बड़ा ये 45.5 में आपको माइनस करना पड़ेगा 42, तो ये आएगा 3.5। कितना आएगा, 42 3 45 और 0.5 3.5। ये ए पार्ट इसका राइट आंसर है। ठीक है, फर्स्ट पार्ट इज द राइट आंसर। मैं इसको अच्छे से डिटेल में इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मुझे आपको समझाना भी है, इसलिए ऐसे क्वेश्चन थोड़ा टाइम टेकिंग हो जाते हैं, क्योंकि आप अरेंज करते हैं। आप प्रैक्टिस में फटाफट जल्दी से देखते चले जाएंगे और एक बार देखते ही आप
अरेंज करेंगे। यहां पर मैंने आपको दोनों रूल बताए। अगर यहां पर विषम पद होते, ऐसी संख्या मान लो 19 ही होती है, एक संख्या हटा देते, तो यहां पर 19 रखते, एक 20/2 करते तो 10वां पद आता, बस सीधे केवल 45 उत्तर हो जाता मध्यिका का। तो इस तरीके से कर लेते। कहने का मतलब आपको कॉन्सेप्ट भी समझते चलना है, ताकि आप इससे संबंधित एक बार अगर आपने वीडियो ध्यान से देख लिया, फिर आप मैथ में इससे मिलते जुलते कोई भी प्रश्न अच्छे से कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है। इसमें बोला गया एक त्रिभुज की प्रत्येक भुजा उसकी अन्य दो भुजाओं के योग से 4 सेंटीमीटर कम है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। अब आपको इस त्रिभुज का क्षेत्रफल बताना है, जिसमें भुजा के बारे में, प्रत्येक भुजा के बारे में एक इंफॉर्मेशन दी है, आपको एक जानकारी दी है। तो ध्यान दीजिएगा, यहां बोला गया एक त्रिभुज की प्रत्येक भुजा, हर एक भुजा के बारे में यही स्टेटमेंट लागू होगा। तो अब हम एक त्रिभुज बना लेते हैं इसको समझने के लिए। सबसे पहले एक त्रिभुज अगर बनाएंगे तो देखिए, एक त्रिभुज की प्रत्येक भुजा, अब हम ये डिसाइड करेंगे पहले ये त्रिभुज है कैसा, तब तो इसका क्षेत्रफल बता पाएंगे। त्रिभुज ये समबाहु है, समद्विबाहु है, या फिर ये आपका कोई भी किस टाइप का त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, कैसा त्रिभुज है, ये डिसाइड करना बहुत जरूरी है। तो ये कैसे डिसाइड होगा, तो चलिए जो आपके पास इंफॉर्मेशन है उसी का इस्तेमाल करते हैं। बोला कि एक त्रिभुज की प्रत्येक भुजा, यानी हर एक भुजा, ये तीनों भुजाएं के बारे में एक ही इंफॉर्मेशन है तीनों भुजाओं की, उसकी अन्य दो भुजाओं से, यानी इसकी प्रत्येक भुजा, हर एक भुजा अन्य दो भुजाओं के योग से 4 सेंटीमीटर कम है। तो आएगा कुछ भी, लेकिन ये स्टेटमेंट हर एक भुजा के लिए है, तो तीनों भुजाएं आएंगी तो समान ही, वो कितना आएगा इससे मतलब नहीं, लेकिन बोला गया प्रत्येक भुजा इस नियम को लागू करती, मतलब कि प्रत्येक भुजा जो आएगी वो समान आएगी। ये पता चल गया कि समबाहु त्रिभुज है। प्रत्येक भुजा उसकी अन्य दो भुजाओं के योग से 4 कम, तो अन्य दो भुजाओं के योग से 4 कम ये भी, अन्य दो भुजाओं के योग से 4 कम ये भी और ये भी, यानी तीनों जो भी आएगा वो समान आने वाला है। और जब भुजाएं समान होती हैं त्रिभुज की, तो उसको समबाहु त्रिभुज या इक्विलैटरल ट्रायंगल कहते हैं। ठीक है, ये पता चल गया त्रिभुज समबाहु है। त्रिभुज कैसा है, ये त्रिभुज है समबाहु, ये चीज आपको क्लियर हो गई, इक्विलैटरल ट्रायंगल है। तो अब मैं आपको बताता हूं कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 इंटू a²। ए का मतलब भुजा स्क्वायर, यहाँ जो a² लिखा भुजा, यानी इसकी एक भुजा पता चल जाए, बस इसमें रख देंगे वैल्यू। अब आप देखिए, सबसे पहले तो आप ये मान लीजिए समबाहु है, तीनों भुजाएं a हैं, मैं ऐसा मान के चलता हूं कि तीनों भुजाएं a सेंटीमीटर हैं, यानी a ये भी है तो ये भी तीनों इक्वल ही होगा, ये आपने मान लिया। अब आप स्टेटमेंट की तरफ आगे बढ़िए। क्या बोला गया था कि त्रिभुज की प्रत्येक भुजा, हर एक भुजा, अब मान लीजिए सपोज मैं इस भुजा को लेता हूं, तो ये क्या होगा, अन्य दो भुजाओं के योग, अन्य दो भुजाएं क्या है, ये भी a है, इनके योग से 4 कम, यानी -4, ये बन गया एक स्टेटमेंट। तो ये a हो गया, ये 2a हो गया, a और a 2a -4, a को एक तरफ करेंगे, इधर लाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, इधर -4, ये माइनस का है, इधर -4, a कितना आ गया 4, यही मिल गया, यानी आपको जो भुजा थी वो मिल गई 4। अब हर एक भुजा 4 ही 4 होगी। ठीक, अब आपको भुजा मिल गई। अब तो आपको सॉल्व करना है त्रिभुज का क्षेत्रफल। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होगा √3/4 इंटू a², यानी 4 का स्क्वायर, तो √3/4 इंटू 4 का स्क्वायर मतलब 4 × 4, 1 1 4 कट गया, 4√3 आपका बचा। आपके सामने ये आंसर हो गया। ये आपके किस ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में। देखिए, आपको पता है समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल में √3 होता है, तो ये दो ऑप्शन तो आप पहले से हटा सकते थे, एलिमिनेट भी कर सकते थे। ठीक है, क्योंकि इनमें √2 आया हुआ है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आप सबको बहुत अच्छे से चीजें समझ में आ रही होंगी। अब समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल पर आधारित कोई भी प्रश्न आएगा तो फॉर्मूला यही लगेगा, भुजाएं या तो सीधे सीधे दी होंगी या कोई ऐसा ही संबंध दिया होगा तो आप भुजा बना लेंगे। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है। ये भी यूपी पीसीएस 2019 में पूछा गया है। ये सब आपके पीसीएस में पूछे गए क्वेश्चन है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे क्योंकि इन्हीं टाइप के प्रश्न बार बार रिपीट होते हैं। तो अगर इससे संबंधित अब कोई भी प्रश्न आएगा तो आप कर पाएंगे, बस आपको कॉन्सेप्ट समझने की जरूरत है। अब देखिए, यहाँ बोला कि एक चिड़ियाघर में खरगोश और कबूतर हैं। यदि उनके सिरों की गिनती की जाती है तो कुल 200 है, यानी कि खरगोश और कबूतर दोनों को मिला के सिर गिने जा रहे हैं तो 200 है। तो सिर तो सबके पास एक ही एक होता है। आगे बोला गया है
यदि उनके पैरों को गिना जाता है तो उनका योग 580। यदि उनके पैर, तो कबूतर के 2 पैर हैं, खरगोश के 4 पैर हैं, उनके हिसाब से योग मिलकर के उनके पैर 580 हैं। ऐसी स्थिति में चिड़ियाघर में कुल कितने कबूतर हैं, आपको ये बताना है। अब देखिए, ऐसे प्रश्नों को आप बहुत आसानी से हल कर सकते हैं, थोड़ा सा ध्यान देके चलने की जरूरत है। तो सबसे पहले तो आप मान लीजिए कि वहां पर कितने कबूतर हैं, कितने खरगोश हैं नहीं पता। हम मानते हैं कि x हमारे पास खरगोश हैं और y, इसको हम x ले लेते हैं और चलो इसको y ले लेते हैं, और y हमारे पास कबूतर है। तो दोनों को मिला करके कुल कितने होंगे कैसे पता चलेगा? तो जो उनके सिरों की संख्या, भाई सिर तो सबके पास एक एक है, कबूतर के पास भी एक ही सिर है, खरगोश के पास भी एक ही सिर है, तो जितने सिर हैं उतने ही वो लोग हैं। तो यहाँ पर सिर 200 है, इसका मतलब खरगोश और कबूतर मिला के 200 हैं, इसमें कोई डाउट नहीं। ये आपके पास एक इक्वेशन हो गई, समीकरण बन गया। ठीक, इसके बाद अगली बात हुई, यदि उनके पैरों की को गिना जाता है तो इनका योग 580 है। तो आप बताइए खरगोश के पास कितने पैर होते हैं? एक खरगोश के पास कितने पैर होते हैं? 4। तो जितने भी खरगोश हैं, मान लीजिए अब ऐसा होता है, एक खरगोश के पास 4 पैर हैं तो 5 खरगोश के पास, तो आप गुणा कर देते हैं। एक खरगोश के पास 4 पैर हैं तो 3 खरगोश के पास, तो आप गुणा कर देते हैं। इसी तरीके से अगर एक खरगोश, ये खरगोश आपके पास, मान लिया आपने x खरगोश है आपके, तो यहां पर बोला गया है उनके पैरों को गिना जाता है, दोनों के पैरों को मिला के, तो 580। तो खरगोश के पास 4 पैर होते हैं तो 4 से गुणा कर दीजिए, कबूतर के पास 2 पैर होते हैं 2 से गुणा कर दीजिए, मिला के कुल कितने पैर हो गए? 580। है आपके पास दूसरा स्टेटमेंट, दूसरा इक्वेशन आ गया। केवल इनको आप सॉल्व कर दीजिए, खत्म कहानी, आपके आंसर आ जाएंगे। x और y, x आपका खरगोश है, y आपका कबूतर है। तो आपसे कबूतर पूछा गया है, तो आप क्या करिए, x को गायब करने की कोशिश करिए। x को गायब कैसे करते हैं, इसके लिए दोनों समीकरणों को कैसे हल किया जाता है, ये मैं आपको एक क्विक आइडिया दे देता हूं। हालांकि आप प्रश्न करेंगे तो आपको बस ये समझिए लग गया है, एक कुछ ही सेकंड में आपका आंसर हो सकता है, लेकिन मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखा देता हूं ताकि कोई भी इसका क्वेश्चन आए आप कर पाए। जिनको आता है वो आगे इसको सॉल्व कर लें, बाकी लोग कॉन्सेप्ट समझें। देखिए यहाँ पर अगर कोई भी चीज़ होती है, इक्वेशन आपको दिया जाता है, मान लीजिए x + y = 9 है, कुछ इस तरीके का, और यहाँ पर 2x + 3y = कुछ भी 11 दिया है। आपको इसको सॉल्व करना है, तो आप एक ही मेथड में बात करता हूँ, एलिमिनेशन मेथड, या जिसको विलोपन विधि कहते हैं, मैं उसकी बात कर लेता हूँ। देखिए इसमें आपको जैसे x गायब करना है तो x को इक्वल करना होगा, बराबर करना होगा। तो x बराबर हो, यहाँ x एक ही है, यहाँ 2 है, इसके लिए पूरे समीकरण में आपको 2 से गुणा करना होगा। अगर 2 से यहाँ गुणा हो जाए तो 2x हो जाएगा, लेकिन गुणा केवल अकेले इसमें नहीं करते बल्कि पूरे समीकरण में करते। तो आप जब गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा 2x, और यहाँ से प्लस 2y हो जाएगा इसमें, और ये 9 से 9 दूनी 18 हो जाएगा। और ये आपकी इक्वेशन थी ही दूसरी वाली। अब इनको आप क्या करेंगे, चाहे इसके नीचे इसको लिखे या इसके नीचे इसको लिखे, कोई फर्क नहीं। घटाएंगे तो घटाने पे निशान बदल जाता है नीचे वाले का। देखिए यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस हो गया, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस हो गया, और यहाँ पर भी प्लस में संख्या कोई निशान नहीं लगा, मतलब प्लस ही है, तो आप इसको माइनस लगा देंगे। ये कट गया क्योंकि 2x में से 2x जाएगा 0। अब आपका देखिए यहाँ से y वाला 3y और यहाँ 2y, यहाँ केवल y बचा, 3y से 2y माइनस हो, देखिए माइनस हो गया, अब ये प्लस नहीं रहा, अब इससे कोई लेना देना नहीं है आपका, अब आपको इससे कोई लेना देना नहीं, इस साइन से y बचा। और यहाँ पर देखिए अगर हम इसको इधर घटाते हैं तो आपका ये 18 में से 9 माइनस होगा तो माइनस का 9 आ जाएगा। इस तरीके से सॉल्व कर लिया जाता है। तो अगर अब y का मान किसी भी समीकरण में रख दीजिए, x का मान आ जाएगा। तो अब मैं आपको यहां पर अप्लाई करके दिखाता हूं इसी को। इसको अगर मुझे कबूतर बताना है तो y मुझे रोकना होगा, x हटाना होगा। अब मैं क्या करूंगा कि x को बराबर करूंगा, x बराबर करेंगे तो यहाँ 4 से गुणा करना पड़ेगा ऊपर। जब 4 से गुणा होगा तो पूरे इक्वेशन में होगा, तभी ये 4x होगा, और पूरे इक्वेशन में 4 से गुणा हो जाएगा तो क्या आ जाएगा। अब इसके बाद आप देखेंगे इसमें आ जाएगा 4 से जब गुणा होगा तो 4x + 4y, इसमें भी 4 से, इसमें भी 4 से, और इधर आ जाएगा 800, 4 दूनी 800। और नीचे ये लिखा है, क्या था, 4x + 2y और यहाँ 580। अब आप इसको सॉल्व करिए, वही आपको माइनस करना पड़ेगा, तो निशान बदल जाते हैं, यहाँ प्लस है, ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, ये आपका कट गया। यहाँ से देखिए 4y में 2y गया तो 2y बचे, यहाँ से 800 में 580 गया, 80 के साथ 20 और बढ़ाएंगे 600, यानी यहाँ 220 बचा। तो y बराबर 220, ये गुणे में है, 2 में आ जाएगा, कट के कितना आ गया 110, 110। 110 कबूतर है, और आपका यहाँ पर जो उत्तर होगा कबूतरों की संख्या वो 110 होगी। 110 विकल्प में था, किस विकल्प में था, 110 आपका बी विकल्प में था, ठीक है, विकल्प में 110,
ठीक, 110 कबूतर है। 110 कबूतर जब हो गए तो आप, अगर आपसे खरगोश पूछा जाता तो देखिए यहाँ 110 रख देते, 110 उधर माइनस हो जाता तो 90 खरगोश आ जाता। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ऐसे प्रश्नों को आराम से सॉल्व करना है और मुझे उम्मीद है कि आप सभी बहुत अच्छे से इन लेक्चर्स को एंजॉय कर रहे होंगे और आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने मित्रों में इसको थोड़ा सा सपोर्ट करें, भेजें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें और हम सब आप मिलकर के अध्ययन कार्य कर सकें। सो थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।